दोस्तों हाल ही में मैंने रक्तबिश नाम की एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है हार्दिक पारिक जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7.7 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी एक बहुत ही फेमस राइटर के इर्द गिर्द घूमती है। एक फिक्शनल किताबें लिखने वाली एक राइटर कैसे कैफे में ट्रैप हो जाती है और वहां पर मौजूद हर कोई इंसान उसे बस मारना चाहता है। तो ऐसा क्यों है कि लोग उसे मारना चाहते हैं और क्या ये राइटर इस ट्रैप से बाहर निकल पाएगी, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। इस मूवी के एंडिंग में जो क्लाइमैक्स रिवील होता है उसे देखकर सच में आप तो हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों अब चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें आद्या नाम की एक फेमस राइटर को दिखाया जाता है जो कि किसी जगह पर जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। जब वो अपनी आंखें खोलती है तब हम देखते हैं कि उसके सामने कई सारे लोग मौजूद हैं जो कि अपने हाथ में गन, चाकू और कुछ हथियार लेकर उसे मारने के लिए खड़े हैं। यहाँ आद्या की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। अब दोस्तों ये लोग कौन है जो आद्या को मारना चाहते हैं, यही दिखाने के लिए कहानी जाती है थोड़े समय पहले, जहां पर हम इस कहानी के मेन लीड कैरेक्टर आद्या को देखते हैं जो कि एक कैफे में बैठकर आराम से अपनी एक नई किताब लिख रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आद्या एक बहुत ही फेमस राइटर है और उसने लिखी हुई फिक्शन किताबें पिछले 6 सालों से बेस्ट सेलर रही है। हाल ही में आद्या मुंबई से अहमदाबाद वापस लौटी है ताकि वो अपनी एक नई किताब लिख सके। खैर अब यहाँ कैफे में एक लड़का आद्या के पास आता है और उसे कॉफी और सैंडविच दे देता है। वो लड़का उसे देखते ही पहचान लेता है और कहता है कि मैडम आप वही हो ना, फेमस राइटर आद्या, मैंने आपकी सारी किताबें पढ़ी है। आद्या कहती है हाँ मैं वही हूँ। अब ये लड़का आद्या ने लिखी हुई शिव शक्ति नाम की किताब लाकर आद्या को उसके ऊपर ऑटोग्राफ करने की रिक्वेस्ट करता है और मेरा नाम रुद्रा है ऐसा कहकर उसके साथ कुछ बातें करने के लिए वहीं पर बैठ जाता है। अब आद्या उस किताब के ऊपर अपनी सिग्नेचर कर देती है तो रुद्रा उसे कहता है कि आपकी ये किताब भी इस साल की बेस्ट सेलर किताब रहेगी। आद्या उसे कहती है कि मैं बेस्ट सेलर किताब ही लिखती हूँ, लेकिन तभी यहाँ पर अचानक रुद्रा का टोन ही बदल जाता है। वो आद्या से कहता है कि लेकिन तुमने इस बार ये किताब लिखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इस किताब की वजह से बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, लोग तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। तुमने अपने काल्पनिक किताब में शिव के ऊपर ही बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और शक्ति के बारे में कुछ ज्यादा बताया ही नहीं। तुमने उस कैरेक्टर को बहुत ही बेचारा और कमजोर दिखाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये सारी बातें सुनने के बाद आद्या रुद्रा से कहती है कि अच्छा अब एक वेटर मुझे बताएगा कि कहानी कैसे लिखते हैं। पिछले 6 सालों से मैं एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ, लोगों को क्या पसंद है और क्या नहीं, काल्पनिक कहानियाँ कैसे लिखी जाती है ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। और हाँ मेरी लिखी हुई बुक में कोई भी गलती हो ही नहीं सकती, इसलिए तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ से चले जाओ वरना मुझे तुम्हारे मैनेजर को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। तो रुद्रा उसे कहता है कि मेरा यहाँ पर होना तुम्हारे लिए अच्छा है और आज मैं यहाँ का वेटर भी हूँ और मैनेजर भी। अब रुद्रा उसे टिश्यू पेपर पर कुछ लिख कर दे देता है और जब आद्या उसे खोलकर देखती है तो उसमें लिखा होता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। तभी यहाँ पर ये लड़का उसे शॉकिंग बात बताते हुए कहता है कि मेरा नाम रुद्रा सूर्यवंशी है और मैं एक क्राइम ब्रांच अंडरकवर एजेंट हूँ। अब ये सब कुछ देखकर आद्या थोड़ी सी घबरा जाती है। रुद्रा उसे कहता है कि पहले तो तुमने एक लड़का और लड़की की काल्पनिक कहानी लिख दी और उसे शिव और शक्ति से जोड़ दिया, यही तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी और इस वजह से बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। तुम्हारी इस बुक को लोग खरीद कर जला रहे हैं, सारी पब्लिक तुम्हें गालियां दे रही है। और हाँ मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे खबर मिली है कि आज रात यहाँ पर तुम्हें कोई मारने के लिए आने वाला है, इसीलिए तुम सावधान रहो। तो ये बात सुनकर आद्या बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो रुद्रा से कहती है कि अगर ऐसा है तो मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रुद्रा उससे कहता है कि कैसे होते हो ना तुम लोग, फिक्शन और कल्पना के नाम पर कुछ भी लिख देते हो और बाद में रोने लगते हो। तो ये बात सुनकर आद्या को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि ओ मिस्टर रहने दो, मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ, मेरा काम है लिखना और तुम्हारा काम है लोगों को बचाना, हम लोग अपना अपना काम करेंगे तो यही बेहतर होगा। तो रुद्रा उसे कहता है कि ठीक है फिर मैं यहाँ नीचे ही हूँ, अगर तुम्हें कुछ मदद की जरूरत होगी तो मुझे बुला लेना। ऐसा कहकर रुद्रा वहां से नीचे चला जाता है। अब यहाँ पर आद्या ने तो रुद्रा के सामने बड़ी बड़ी बातें कह दी थी, लेकिन अंदर से तो उसकी फटी पड़ी थी, अंदर से वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। और दोस्तों यहाँ पर हम एक और बात ये नोटिस करते हैं कि आद्या की तबीयत थोड़ी सी खराब दिख रही थी, मतलब कि बीच बीच में उसे बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी। खैर अब उसके बाद उस कैफे में एंट्री होती है ओमकार माहेश्वरी नाम के पॉलिटिकल एडवाइजर की। वो उस कैफे के अंदर आता है और आद्या के सामने बैठ जाता है। वो यहाँ पर बड़ा ही रुतबा दिखाते हुए स्मोक करने लगता है और वहाँ पर मौजूद लोग उसे देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं।
यहाँ पर आद्या उस आदमी से पूछती है कि भाई साहब आप कौन हैं और क्या आपने मुझसे मिलने की अपॉइंटमेंट ली थी। वो आदमी कहता है कि मेरा नाम ओमकार है और मैं किसी से मिलने के लिए उसकी इजाजत नहीं लेता, और मैं ये भी जानता हूँ कि न्यूज़पेपर से पब्लिसिटी लेना, पेपर नंबर 3 पर शाइन होना, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपना पूरा नाम बताता हूँ। मेरा नाम है ओमकार, ओमकार माहेश्वरी। अब दोस्तों ये नाम सुनते ही आद्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों ये आदमी और कोई नहीं बल्कि इस शहर का बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है। आद्या घबरा जाती है तो वो गैंगस्टर उसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल एडवाइजर हूँ। अब आद्या उसे कहती है कि ठीक है, मुझे आपसे कोई भी एडवाइस नहीं चाहिए, प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी माहेश्वरी वहां से नहीं जाता। वो उसे कहता है कि मेरे पास एक स्टोरी है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके ऊपर एक नॉवेल लिखो। उसके अंदर कुछ सवाल भी है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके जवाब दो। अब आद्या गुस्से से कहती है कि मिस्टर माहेश्वरी, मैं जो फील करती हूँ ना मैं वही लिखती हूँ, और मुझे तुम्हारी गैंगस्टर वाली कहानी लिखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। माहेश्वरी कहता है कि ये कोई गैंगस्टर की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो एक बाप और बेटी की कहानी है। ये कहानी मेरे दिल से जुड़ी हुई है। ये कहानी है मेरी और मेरी बेटी रचना की। अब दोस्तों यहाँ से माहेश्वरी आद्या को अपनी और अपनी बेटी की कहानी बताने लगता है। हमें उन दोनों की कहानी दिखाई जाती है जिसमें बेटी का किरदार आद्या ही निभा रही थी। अब यहाँ पर माहेश्वरी और उसकी बेटी रचना, इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि रचना बहुत सालों के बाद अपने पिताजी से मिल रही है। वो अपने पिताजी को बताती है कि पिताजी, मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ फ्रीडम वाली जिंदगी बिता रही हूँ। माहेश्वरी अपने बेटे से कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, और बताओ तुम्हारी माँ कैसी है। रचना बताती है कि मेरा माँ के साथ झगड़ा हो चुका है, अब मैं उनके साथ नहीं रहती, मैं हॉस्टल में रहती हूँ। माहेश्वरी पूछता है कि लेकिन ऐसा क्यों बेटा। जिस पर रचना कहती है कि पिताजी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कुछ महीनों से मुझे एक लड़का बहुत ज्यादा पसंद है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मैं शादी भी उसी लड़के से करना चाहती हूँ। मैंने उस लड़के को मॉम से भी मिलवाया, लेकिन माँ ने मुझे कहा कि ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और अब वो मुझे उस लड़के से शादी करने के लिए मना कर रही है। तो यहाँ पर माहेश्वरी अपनी बेटी से कहता है कि बेटा, एक वक्त पर मैं भी तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। मैं भी उसे यही कहता था कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन आज देखो हम दोनों अलग हैं। हम दोनों का डिवोर्स हो गया, और मुझे पता है तुम्हारी माँ इंसानों को परखना अच्छी तरीके से जानती है। उससे वो लड़का सही नहीं लगा होगा, इसलिए उसने तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा है। बेटा, तुम उस लड़के को छोड़ दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। अब ये बात सुनने के बाद रचना अपने पिताजी के ऊपर भड़क जाती है। वो कहती है कि पिताजी, आप तो उस लड़के से मिले भी नहीं हो, तो आप पहले से उसके बारे में ऐसी नेगेटिव बातें कैसे कह सकते हो। आप उस लड़के के बारे में जानते ही क्या हो। तो यहाँ पर माहेश्वरी कहता है कि बेटा, वो लड़का एक आवारा किस्म का बंदा है। रेड कलर उसका फेवरेट कलर है। तुमसे पहले 2 लड़कियों को उसने चीट भी किया था। वो कॉलेज में होशियार तो है, लेकिन उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। मतलब कि दोस्तों माहेश्वरी एक गैंगस्टर होने की वजह से उसने पहले से उस लड़के की पूरी कुंडली निकाल कर रख दी थी। अब ये देखकर रचना और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कहने लगती है कि पिताजी, आप मेरे ऊपर नजर रख रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। माहेश्वरी कहता है कि बेटा, मैंने ये सब कुछ तुम्हारी हिफाजत के लिए किया था कि कोई लड़का तुम्हें फंसा कर धोखा देकर चला न जाए। लेकिन यहाँ पर रचना अपने पिताजी की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो उस लड़के के प्यार में पूरी तरीके से अंधी हो गई थी। वो कहती है कि मेरे दोस्त सही कहते थे, हम अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। हर एक बात बात पर हमें अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती है। मेरे दोस्तों ने सही कहा था, हमारे लिए जो कुछ भी सही है उसके फैसले हमें खुद ही लेने चाहिए। और ऐसा कहते हुए रचना अपने पिताजी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब उसके बाद यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं और माहेश्वरी आद्या से कहता है कि आद्या, तुम्हें पता है मेरी बेटी रचना के दोस्त कौन है, जो उसके दिमाग में ऐसे नेगेटिव बातें डाल रहे हैं कि उसका परिवार उसे पिंजरे में रखता है, उसे कोई भी डिसीजन लेने की आजादी नहीं देता, और ये सारी बातें उसने तुम्हारी किताब पढ़कर ही सीखी है। तुम्हारी किताबें पढ़ने के बाद ही उसकी सोच ऐसी हो गई है। तुम्हारी ही वजह से मेरे और मेरी बेटी के बीच में दरार आ गई। हमारे बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और अब वो मुझसे बातें भी नहीं कर रही है। इसलिए मेरा तुमसे सवाल है कि मेरी बेटी रचना के दोस्तों को मुझे कौन सी सजा देनी चाहिए। बताओ आद्या, बताओ। और एक बात, इस सवाल का जवाब दिए बिना तुम इस कैफे से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे आदमियों ने इस कैफे को चारों तरफ से घेर लिया है। अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगी तो वो तुम्हें मार देंगे। तो ये बात सुनकर आद्या बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब यहाँ इधर हम रुद्रा को देखते हैं, जो कि नीचे एक रूम के अंदर किसी टेबल के ड्रॉवर में अपनी गन को छुपा रहा था, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका यूज किया जा सके। यहाँ पर माहेश्वरी आद्या से कहता है कि बताओ, जल्दी बताओ, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। तभी आद्या कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, उसके बाद ही मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी।
इस तरह से वो बहाना बनाकर नीचे आ जाती है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कैफे के बाहर माहेश्वरी के आदमी खड़े थे। तभी अचानक वो दो लोगों से टकरा जाती है, जिसमें से लड़के का नाम होता है सैम और लड़की का नाम होता है के। अब ये दोनों भी आद्या को तुरंत ही पहचान लेते हैं कि आद्या एक बहुत ही फेमस राइटर है। वो दोनों कहते हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, हमने आपकी सारी किताबें पढ़ी है, प्लीज आप हमारे साथ बैठिए। ऐसा कहते हुए वो लोग उसे अपने साथ टेबल पर बिठा देते हैं। अब ये दोनों आद्या के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे और कहने लगते हैं कि बताइए, आपके बारे में कुछ बताइए और आप आगे कौन सी किताब लिखने वाली है। लेकिन दोस्तों आद्या किसी तरह से उस कैफे से बाहर निकलना चाहती थी। वो वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग उसे फिर से रोक लेते हैं और उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं। फिर सैम कहता है कि के तुम बेवजह ही आद्या मैडम को परेशान कर रही हो, तुम्हारी वजह से वो यहाँ से जाना चाहती है। के कहती है कि मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से, तुम ही उनके सामने अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हो। इस तरह से भी ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा झगड़ने लगते हैं। तो आद्या उनसे पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो और ये फालतू का झगड़ा क्यों कर रहे हो, क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है, बताओ मुझे। नहीं है ना, तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन तभी यहाँ पर ये दोनों उसे अपने लड़ाई का कारण बताने लगते हैं। मतलब कि कैफे के पीछे एक कॉलेज है जहाँ पर ये तीनों पढ़ा करते थे और अक्सर इस कैफे में आया करते थे। तभी आद्या पूछती है कि तीनों, यहाँ पर तो तुम दो ही लोग हो। तो ये लोग बताने लगते हैं कि हमारे साथ हमारे दोस्त चेतना भी यहाँ पर आया करती थी, हम लोग एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। लेकिन एक दिन हुआ यूं कि हमें पता चला कि चेतना और लंकेश नाम के एक लड़के का चक्कर चल रहा है और वो लंकेश अच्छा लड़का नहीं था। इसलिए हम दोनों ने चेतना से कहा कि तुम उस लड़के से दूर रहो, वो लंकेश तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा। हमने उसकी पूरी पास्ट हिस्ट्री निकाली है, लेकिन चेतना सैम की बातों पर विश्वास नहीं करती। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चेतना के कैरेक्टर में हम आद्या को ही देखते हैं। खैर, अब चेतना अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ कुछ भी उल्टी सीधी बात सुनना नहीं चाहती थी। उसे लगता है कि के लंकेश को पसंद करने लगी है, इसलिए वो मुझे लंकेश के खिलाफ भड़का रही है और हम दोनों के अलग होने के बाद खुद लंकेश की गर्लफ्रेंड बन जाएगी। इसलिए चेतना उन दोनों के ऊपर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। लेकिन अब उसके बाद ऐसे ही 2-3 महीने बीत जाते हैं और जैसा सैम और के ने कहा था ठीक वैसा ही होता है। वो लंकेश चेतना को धोखा देकर किसी दूसरे लड़की के साथ चला जाता है। लेकिन यहाँ पर चेतना के दोस्त सैम और के उसे संभालते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार जरूर मिलेगा, हमें देखो हम एक दूसरे के साथ कितनी खुश है। लेकिन चेतना कहती है कि अब मुझे इस प्यार के चक्कर में ही नहीं पड़ना, और वैसे तुम दोनों मेरे सामने प्यार की बातें क्या कर रहे हो, तुम दोनों तो साथ हो लेकिन मैं अकेली हो गई हूँ। एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम दोनों आज जितना प्यार एक दूसरे से कर रहे हो, आगे जाकर एक दूसरे को उतनी ही नफरत करोगे। जिस पर सैम और चेतना भड़क जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें किसने हक दिया कि हमारे खिलाफ ऐसी नेगेटिव बातें करे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ जिसका मतलब यह है कि हमारे साथ भी बुरा ही होगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। और दोस्तों यहाँ से ये सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर सैम और के बताने लगते हैं कि अब हमारे बीच में चेतना की बातें सच हो रही है, हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो आद्या उनसे पूछते हैं कि फिर चेतना का क्या हुआ, जिस पर सैम कहता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। चेतना एक बहुत ज्यादा सेल्फिश लड़की थी और उसे बाकियों के रिलेशनशिप के बारे में जरा से भी फिक्र नहीं थी। ऐसा कहते हुए वो वहां पर भड़क जाता है कि सैम को शांत करती है और उनके लिए कॉफी लेने के लिए जाती है। यहाँ पर आद्या सैम से कहती है कि तुम दोनों को रिलेशनशिप काउंसलिंग की जरूरत है। सैम कहता है कि हाँ, हम गए थे एक आश्रम में जहाँ पर गुरुजी हमसे मेडिटेशन करवाते हैं। वहाँ पर हमें एक ऐसा पदार्थ खाने के लिए दिया जाता है जिसे खाने के बाद हम अपना दुख दर्द भूल जाते हैं। यहाँ इस तरफ कॉफी के काउंटर पर केक कॉफी लेने के बाद उसके अंदर कुछ अजीब सी चीज मिलाती है और यहाँ पर कॉफी लेकर आती है। उसके बाद ये दोनों ही आद्या से कहते हैं कि गुरुजी कह रहे थे कि तुमने शिव शक्ति के ऊपर एक किताब लिखी है जिसमें तुमने कुछ मनगढ़ंत कहानियां भी लिखी है, और उसे पढ़ने के बाद हमारे गुरुजी बहुत ज्यादा गुस्सा हुए हैं। तुमने हमारे गुरुजी के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ किया है, लो ये कॉफी पी लो। तभी यहाँ पर रुद्रा आद्या को दूर से ही इशारा करता है कि इस कॉफी को मत पीना क्योंकि इसमें कुछ मिलाया गया है। तो आद्या इस इशारे को तुरंत ही समझ जाती है और जानबूझकर उस कॉफी के कप को गिरा देती है और सैम और के से सॉरी कहने लगती है। तो यहाँ पर शॉकिंग बात यह होती है कि ये दोनों आद्या से कहते हैं, ओ हेलो, हमारा नाम सैम और के नहीं बल्कि समरूप और कीर्ति है, और हमें पता है कि ये चाय भी तुमने जानबूझकर ही गिराई है। तुम्हारे जैसे लेखक हमेशा ही हम जैसे लोगों को नीचे दर्जे का समझते हैं। तुम जैसे राइटर्स फेमस होने के लिए किताबों के अंदर कुछ भी लिख देते हैं जिससे कि लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है, लेकिन तुम लोगों को उससे क्या, तुम लोगों को सिर्फ फेमस होना है। तभी यहाँ पर ये दोनों चाकू लेकर आद्या के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं और यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम उसी कैफे के अंदर साधना और सर्जन नाम के कपल को देखते हैं।
सर्जन साधना से बहुत ज्यादा प्यार करता है और यहाँ कैफे के अंदर आकर बैठकर वो साधना से अपने अलग अलग फैंटेसी के बारे में बात करने लगता है। मतलब कि जिसमें कि कपल एक दूसरे को टॉर्चर करते हुए आपस में इंटीमेट होते हैं, वैसी फैंटेसी के बारे में बातें करने लगता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि साधना अपने बॉयफ्रेंड से कितनी डरी हुई है, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं रही थी, बस उसकी बातों में हाँ ही हाँ मिला रही थी। तभी वहां पर रुद्र आता है और उन्हें कुछ चाहिए क्या ऐसा पूछता है। पहले तो सर्जन मना कर देता है और गुस्से से रुद्रा को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी साधना कहती है कि मुझे कॉफी पीनी है। लेकिन सर्जन यहाँ पर अपनी डोमिनेंस दिखाते हुए कॉफी के ऑर्डर को कैंसिल कर देता है और उन दोनों के लिए स्ट्रॉबेरी जूस लाने के लिए कहता है। और अब ये सुनने के बाद रुद्रा वहां से चला जाता है। यहाँ हम सर्जन को देखते हैं जो कह रहा था ये मेरी ही जगह है और यहाँ पर मैं जो कहूंगा वही होगा, यहाँ पर सबसे पावरफुल आदमी मैं हूँ। अब रुद्रा के वहां से जाने के बाद सर्जन फिर से अपने फैंटेसी के बारे में साधना से बातें करने लगता है और तभी अचानक यहाँ नीचे आद्या हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगती है। तो उसकी आवाज सुनने के बाद सर्जन और साधना नीचे आते हैं और सर्जन कहता है कि मैडम आप मुझे बताइए, मैं इस कैफे का ओनर हूँ, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। तो आद्या उसे बताती है कि ये दोनों मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, देखो इनके हाथ में चाकू भी है, प्लीज आप मुझे इन लोगों से बचा लो। तो सर्जन उस चाकू को अपने हाथ में लेता है और उसका कुछ अलग ही चल रहा था। वो अपनी गर्लफ्रेंड साधना से कहता है कि बेबी देखो ये चाकू कितना नुकीला है, इसके एक ही बार से कपड़ा तुरंत ही फट जाएगा, हमें इसे भी अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहिए। जिस पर घबराते हुए साधना हाँ कहती है। इस तरह से सर्जन यहाँ पर अपनी फैंटेसी के बारे में ही बात कर रहा था और फिर वो उस चाकू को कीर्ति को दे देता है। यहाँ आद्या कहती है कि आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, मेरी जान को यहाँ पर खतरा है। सर्जन उसे पूछता है कि आपको ये किसने कहा। अब दोस्तों आद्या तो यहाँ रुद्रा का नाम बता नहीं सकती थी, तो वो कहती है कि यहाँ ऊपर एक गैंगस्टर बैठा है और वो भी मुझे मारना चाहता है। ये बात सुनकर समरूप और कीर्ति कहते हैं कि लो देख लो, एक बार फिर से शुरू होगा इसका ड्रामा। तो आद्या अपनी बात प्रूफ करने के लिए उन लोगों को ऊपर लेकर जाती है, जहाँ पर एक जगह पर माहेश्वरी बैठा हुआ था। सर्जन उससे पूछता है कि क्या आप एक गैंगस्टर हो और क्या आपने आद्या को मारने की धमकी दी है। माहेश्वरी उन लोगों को गन दिखाते हुए कहता है कि हाँ मैंने आद्या को धमकी दी है और जब तक वो मेरे सवाल का जवाब नहीं देती तब तक तुम सभी लोग इस कैफे के अंदर कैद हो चुके हो। मैं एक गैंगस्टर हूँ और मेरे लोगों ने इस कैफे को चारों तरफ से घेर लिया है, अगर किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा। अब ये सुनकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि देखा हम इस आद्या की वजह से यहाँ पर फंस गए। अब सर्जन उन सभी लोगों को शांत रहने के लिए कहता है और आद्या को एक जगह पर बिठाकर शांति से सोचने के लिए कहता है। फिर उसके कुछ देर बाद आद्या ने लस्ट और प्यार के ऊपर एक किताब लिखी थी, वो उसे लेकर आता है और उस किताब के बारे में बात करने लगता है। दरअसल दोस्तों उस किताब के अंदर दो लोग प्यार को किस हद तक ले जा सकते हैं इसके बारे में लिखा हुआ था। उसमें आद्या लिखती है कि सेक्स और पावर एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी इंसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता और अनसेटिस्फाई रहना ही बहुत बड़ी खुशी की बात है, वरना अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो आपके अंदर प्यार और पावर की भूख मिट जाएगी। इसलिए हमेशा अपने आप को चरम सुख पर ले जाने के तरीके ढूंढते रहने चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसी किताब को पढ़ने की वजह से सर्जन की मेंटेलिटी भी उसी किताब की तरह हो गई थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इसी तरह से हद से प्यार करता था, लेकिन साधना तो बहुत ही सॉफ्ट लड़की होती है, वो सर्जन के एनर्जी और पावर को संभाल नहीं पा रही थी। सर्जन प्यार के नाम पर अलग अलग तरह से उसे टॉर्चर करके दर्द देता रहता। अब ये सारी बातें सुनने के बाद आद्या उन लोगों से कहती है कि तुम लोग पागल हो चुके हो, मैंने लिखी हुई किताबें काल्पनिक होती है, तुम लोगों को खुद समझना चाहिए कि किताबों के अंदर लिखी हुई हर एक बात सच नहीं होती। राइटर अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर लिखता है, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था, सभी लोग उसे ही दोष दे रहे थे। फिर आद्या साधना से कहती है कि साधना तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, तुम इसे छोड़ दो और अपनी लाइफ अच्छी तरीके से बिताओ। लेकिन साधना कहती है कि मैं सर्जन से सच्चा प्यार करती हूँ, मैं उसे छोड़ नहीं सकती, ये पहले ऐसा नहीं था, ये पहले बहुत ही सीधा साधा और नाइस लड़का था, लेकिन तुम्हारी किताबें पढ़ने के बाद उसके दिमाग पर ये सेक्स और पावर का भूत चढ़ गया और उसके बाद से ही ये ऐसी हरकतें करने लगा। आद्या उन लोगों से कहती है कि तुम सभी लोग पागल हो चुके हो और ऐसा कहते हुए वो वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी उसके सामने आता है एक और कैरेक्टर जिसका नाम है ऊर्जा। ऊर्जा आद्या को रोकती है और उसे कहती है कि मैडम मैं आपको ही ढूंढ रही थी, प्लीज मैडम आप मेरी मदद कीजिए, सिर्फ आप ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। वो आद्या के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लगती है, तो आद्या कहती है कि ठीक है बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। तो ऊर्जा बताती है कि मैं अपने गाँव में बहुत ही खुशी से जी रही थी, एक दिन मैं कुएं के पास पानी लाने के लिए गई और वहां पर मैंने एक लड़के को देखा। वो लड़का बहुत ही सीधा साधा और हैंडसम था
अब मैं उसके अगले दिन उसे देखने के लिए दोबारा गई। इस बार मैंने उसे पानी पिलाया और वो हर रोज वहाँ पर आने लगा। मैं उसे पानी पिलाती और इसी तरह से हम दोनों के बीच में प्यार हो गया। लेकिन जब गांव के लोगों को ये बात पता चली तो गांव के लोगों ने कहा कि वो लड़का विदेशी है, हमारे गांव की लड़की के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती। फिर गांव के लोगों ने उस लड़के को जान से ही मारने का फैसला किया। लेकिन तभी वहाँ पर मैंने मुखिया जी की बेटी के गले पर हथियार रखकर मेरे प्रेमी को वहाँ से भागने के लिए कहा और इस तरह से मैंने उसकी जान बचा ली। उसके बाद एक दिन मैंने आपकी ये किताब पढ़ी और इस किताब के अंदर जो हीरो है वो हूबहू मेरे प्रेमी जैसा ही दिखाई देता है। इसलिए मुझे लगता है कि आप मेरे प्रेमी को जानती है। प्लीज आप मुझे मेरे प्रेमी से मिला दीजिए। मैं अपना गांव छोड़कर यहाँ पर भाग कर आई हूँ। आप ही है जो सिर्फ मुझे मेरे प्रेमी से मिलवा सकती है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आद्या ऊर्जा से कहने लगती है कि वो एक काल्पनिक कहानी थी और तुमने मेरे किताब को पढ़कर उसी को सच मान लिया। ऊर्जा, हकीकत में ऐसा लड़का है ही नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग का वहम है। मैंने उस किताब में उस लड़के की सिर्फ कहानी लिखी थी, वो सच्चाई नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा ने जब वो किताब पढ़ी तो वो उस लड़के को असलियत में सोचकर उसके पीछे पागल हो चुकी थी। अब यहाँ पर ऊर्जा को गुस्सा आ जाता है और वो आद्या के गले पर हथियार रखकर कहती है कि मैडम जी, आप मुझे मेरे प्रेमी से मिलवा दीजिए वरना मैं आपको जान से ही मार दूंगी। और ऐसा कहते हुए वो उसके ऊपर जोरदार वार कर देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके बाद दोस्तों हमें मूवी के स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया गया था जहाँ पर आद्या बहुत ही जख्मी हालत में पड़ी हुई थी और उसके सामने कुछ लोग खड़े थे। तो दोस्तों ये सीन वही होता है और ये वही लोग होते हैं जो उसे मारने के लिए वहाँ पर खड़े थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन लोगों ने रुद्रा के गन को भी चुरा लिया था और उसके हाथ पैर बांधकर उसे बंदी बना दिया था। इसलिए रुद्रा यहाँ पर आद्या की कोई भी मदद नहीं कर पाता। अब ये सब कुछ देखकर आद्या यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगती है। कहती है कि तुम सभी लोग मुझे मारना चाहते हो ना, ठीक है मुझे मार दो और ये मैटर है यहाँ पर खत्म कर दो। तभी यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि हम लोग तुम्हें मारना तो चाहते हैं क्योंकि तुम जैसे लेखक किताबें लिखते हैं सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए और पैसे पाने के लिए, फिर चाहे लोगों के सेंटीमेंट ही हट क्यों ना हो जाए। यहाँ पर माहेश्वरी कहने लगता है कि तुम्हारी लिखी हुई किताब की वजह से मेरा और मेरी बेटी का झगड़ा हो गया। साधना कहती है कि तुम्हारी वजह से सर्जन और मेरे बीच का रिलेशनशिप टॉक्सिक बन गया। समरूप और कीर्ति कहती है कि तुम जैसे लोग अपनी कहानियों के जरिए हम जैसे लोगों को हमेशा नीचा दिखाते रहते हैं और इसके अलावा तुमने हमारे गुरुजी की फीलिंग्स हर्ट की है। तभी वहाँ पर ऊर्जा आती है और उसे कहती है कि मैडम प्लीज आप मुझे मेरा प्रेमी लौटा दो, इसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगी। तो आद्या कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेमी से मिलवा दूंगी, बस तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दो। तो ये सभी लोग ऊर्जा को बताने लगते हैं कि नहीं ऊर्जा, ऐसा कभी मत करना। आद्या तुम्हें अपनी बातों में उलझाकर तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती है। अब इसी हड़बड़ाहट में आद्या माहेश्वरी की जेब से उसकी गन छीन लेती है और कहती है कि अब बहुत हो गया, तुम लोगों की वजह से मैं बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ, अब ये सब कुछ मेरे बर्दाश्त के बाहर है। ऐसा कहते हुए खुद को ही गोली मारने की कोशिश करती है। वो खुद को गोली मारने ही वाली थी लेकिन तभी सोचती है कि अच्छा मतलब तुम सभी लोगों का यही प्लान था कि मैं खुद को ही मार दूं और तुम लोग मेरे मर्डर के गुनाह से बच जाओ। ऐसा कहते हुए वो गुस्से में आकर उन सभी लोगों के ऊपर शूट कर देती है, जिसमें दोस्तों आद्या को बचाने वाला रुद्रा भी था। वो अनजाने में रुद्रा को भी मार देती है। अब यह खून खराबा देखने के बाद वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और स्ट्रेस में आने की वजह से उसे खून की उल्टियां होने लगती है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वो सारे लोग जिंदा हो जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि आद्या को मरना होगा, आद्या को जीने का कोई हक नहीं है। और दोस्तों तभी यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। आद्या कहती है कि मुझे कोई नहीं मार सकता जब तक मैं ना चाहूं और ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। उसके बाद अगले सीन को देखने पर हमें पता चलता है कि आद्या अपनी ये कहानी अपने सामने बैठे हुए जर्नलिस्ट लोगों को बता रही थी। मतलब कि दोस्तों अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ आद्या की लिखी हुई बस एक कहानी थी और इन रिपोर्टर्स को ही आद्या ने अपनी कहानी के किरदार बनाए थे। आद्या यहाँ पर सभी लोगों को बताती है कि पिछले कुछ सालों से उसने लिखी हुई किताबों के जरिए उसे लोगों का अच्छा रिस्पांस भी आया और कुछ लोगों का बुरा रिस्पांस भी। कुछ लोगों को उसकी कहानियां अच्छी लगी तो कुछ लोगों को उसकी कहानियां बहुत ही बुरी लगी और लोगों ने जैसा उसे फीडबैक दिया था उसी के ऊपर उसने एक किताब लिखी थी और यही कहानी वो जर्नलिस्ट लोगों को पढ़कर सुना रही थी। उसके ये सारे कैरेक्टर उसने जो गलतियां की थी उसे दर्शा रहे थे। मतलब कि आद्या जानती थी कि उसके जैसे राइटर्स पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ किताबों के अंदर कहानियां उसने बड़ा चढ़ाकर लिखी थी लेकिन ऐसा नहीं था कि उसने एक भी अच्छी किताब नहीं लिखी थी। उसने बहुत ही सुंदर भी कहानी लिखी थी लेकिन उन किताबों में से कुछ किताबें लोगों को पसंद नहीं आई। अब यहाँ पर ये सारे जर्नलिस्ट उसने लिखी हुई इस किताब के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और पूछते हैं कि मैडम आपने इस किताब का नाम रक्तबीज क्यों रखा है।
तो आद्या बताती है कि जैसे कि माँ काली ने रक्त बीज को खत्म करने के लिए उसका रक्त पिया था, क्योंकि रक्त बीज का खून जमीन पर गिरते ही और एक रक्त बीज जिंदा हो जाता था। इसी तरह से हम सबके अंदर भी लालच, ईर्ष्या, जलन, ये सारी फीलिंग राक्षस के रूप में पैदा होती है, जिस वजह से हम गलत काम कर बैठते हैं और हमारे अंदर का रक्त बीज जिंदा हो जाता है। इसीलिए जब भी हमारे दिलो दिमाग में ऐसे बुरे ख्याल आए तो हमें तुरंत ही इसके बारे में अलर्ट हो जाना चाहिए। इसीलिए मैंने इस किताब का नाम रखा है रक्त बीज। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।